यार ये ऑन नहीं हुआ भाई, वो भी थक गया क्या मतलब, ऐसा समझा करो। अच्छा तू यार बड़ा हिम्मत है तेरी, आई रियली अप्रिशिएट यू। आई एम सेइंग यू, आई एम सेइंग टू यू। जी स्टार्ट करें MCQs IS 1037। अब्दुल्ला वाइट बोर्ड पे लिख दो बस, शुरू करें। निकालें जी पेज नंबर 309। चल गए सोनिक। पता नहीं अभी शुरू तो करें, इसको तो खत्म करें ना। चलो आगे ना वो बकर इधर ही करता हूँ। पेज नंबर 309। MCQ नंबर 15। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर नॉन एडजस्टिंग? कौन से दो इवेंट्स नॉन एडजस्टिंग है IS 10 की रोशनी में? डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया प्लान टू क्लोज डाउन द मेजर सेगमेंट बिफोर ईयर एंड, बट अनाउंस्ड आफ्टर ईयर एंड। तो यहां पे खड़े होकर क्या अनाउंस करने का डिसीजन ले चुके हैं या नहीं? तो अप्रूव हो गया साल से पहले, अनाउंस हो गया साल के बाद। क्या हम एंट्री कर लें एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इसे कहते हैं एडजस्ट करना। क्या ये एडजस्टमेंट कर लें या डू नॉट एडजस्ट? वाई? बिकॉज द रीजन इज नॉट अप्रूवल। अम्मी अब्बू का कमरे में बैठ के डिसाइड करना काफी नहीं है, बल्कि जब तक अनाउंस करते हैं तो ऑब्लिगेशन बनती है। वी शुड नॉट एडजस्ट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय पासिंग द एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एंड ओनली अराइज व्हेन वी हैव announced it and it has created a valid expectation. Okay, next. तो विच इज नॉन एडजस्टिंग एक हो गया, अब कोई एक तीनों में से ढूंढना है। कंपनी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या है? हम दोनों बंदे जा रहे थे, हमने कहा यार जज है, अंदर लॉयर है, लोग हैं, बिस्ती होगी, आज आप बारों बार ना दही बल्ले की दुकान पे बैठ के आपस में मामला तय कर लेते हैं। लड़ाई लुड़ाई में और किसी को डालेंगे और ज़्यादा मसले आएंगे। ना तूने जज की बात माननी है ना मैंने जज की बात माननी है, आज दोनों आपस में कुछ कर लेते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद अ कस्टमर आफ्टर ईयर एंड फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाइड बिफोर ईयर एंड। जी सोल्ड कब की बुरी चीजें? इसका मतलब है साल से पहले को मसला चल रहा था और साल के बाद उसको पैसे देने पड़ गए। तो बताएं क्या साल के एंड पे खड़े होके भी मुझे था कि कुछ ना कुछ होगा? तो डज इट रिलेट टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट? Therefore, we should adjust our financial statement by passing the entry expense debit payable to customer credit. Okay. So it is adjusting. Discovery of fraud after year end, which shows that financial statements are incorrect. Discovery after year end which show that financial statement are incorrect. मतलब बताएं एडजस्टिंग इवेंट होगा। वाई? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारे साल वाली इनकरेक्ट है ना। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ये फ्रॉड की एंट्री नहीं हुई। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट होंगी कि फ्रॉड की एंट्री नहीं हुई। नेक्स्ट, ज्यादा वाज़ेह सवाल होता ना तो इस तरह होता, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर ईयर एंड विच अकर्ड बिफोर ईयर एंड। वो जरा आसान होता, लेकिन फ्रॉड डिस्कवर होके पता चला कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। इट मींस कि हमने फ्रॉड रिकॉर्ड नहीं किया और हो चुका हुआ था। नेक्स्ट, तो ये एडजस्ट करेंगे। अ चेंज इन इनकम टैक्स रेट आफ्टर ईयर एंड, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया है। साल के बाद रेट बदला है, तो साल से पहले तो मुझे नहीं पता था क्या रेट है, तो इसको एडजस्ट करें या नॉन एडजस्ट?
इसमें तो कोई वजह तो नहीं लिखी, और अगर लिखा होता चेंज इन रेट बिफोर ईयर एंड, फिर इसको एडजस्ट करते। तो हुकूमत ना, सादा सी बात है, बस याद रखें, हुकूमत जब भी साल के बाद रेट अनाउंस करे ना टैक्स का, तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट नहीं करेंगे, ये नॉन एडजस्टिंग। Which two of the following events after balance sheet date? Which two of the following events after balance sheet date? Which two of the following events after balance sheet date normally require an adjustment? ये कौन से events पूछना चाह रहे हैं? Adjusting would require an adjustment in the financial statements. Determination. Which of the following events after balance sheet date? Determination कब हुई होगी? This event is after balance sheet date. Which of the following events after balance sheet date? तो determination कब हुई? After balance sheet date of an asset purchased. ये तो वाजे स्टैंडर्ड की एग्जांपल है, इसलिए इसमें सोचना भी नहीं आपने, स्टैंडर्ड की वाजे एग्जांपल है कि एसेट खरीद लो साल से पहले और प्राइस तय हो बाद में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करो और वही प्राइस लिखो जो कि तय हुई है। तो अब आप मुझे बता दें, इस एडजस्ट करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जी बिल्कुल, ये तो स्टैंडर्ड की जो लिस्ट है ना एडजस्टिंग की, उसमें हमने पढ़ा था। अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट, सर कब सर कब हमें नहीं पता चल रहा। ऊपर लिखा हुआ है, पिछले सवाल में ऊपर नहीं लिखा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट? तो बैलेंस शीट डेट के बाद क्या हुआ? अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट हो गया, इधर रेट चेंज हो गया, तो नॉन एडजस्टिंग। हमने एडजस्टिंग टिक करनी है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ऑर्डिनरी शेयर्स पर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये तो मेरे ख्याल से फाइनल वाला होगा फिर, तो इसलिए इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या करना है, हमें तो वो पूछ रहे एडजस्ट कब करें, तो बस चौथा टिक कराइएगा पेपर में, बस पढ़े बगैर, अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है। और अगर चौथा पढ़ के भी आपको लगा कि ये भी नहीं है, तो फिर बी और सी दोबारा पढ़िएगा, कोई इस तरह का मसला होगा, फिर समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Bankruptcy of a customer after balance sheet date with outstanding amount at balance sheet date। भाईजान बैलेंस शीट डेट पे एक डेटर था, वो बैंक करप्ट हो गया साल के बाद। भाई मेरे ख्याल से ना, अगर आप साल के एंड पे भी चले जाते इसने बैड ही होना था, क्योंकि रीजन नहीं बताई कि फैक्ट्री में आग लगी है या कोई ऐसा मसला हो गया, रीजन नहीं बताई, बस क्या लिखा हुआ है साल के बाद कोई बैंक करप्ट हो गया। मेरे ख्याल से अगर आप इसके पास पहले भी पैसे लेने चले जाते ना, तो ये बैंक करप्ट ही था। और अगर आग की रीजन बताई होती कि साल से पहले आग लगी है या साल के बाद आग लगी है, वो अलग बात थी। ये मेरे ख्याल से साइलेंट वाला सिनेरियो है, बस साल के बाद आप किसी बंदे के पास गए, पता चला वो बैंक करप्ट हो गया। अगर साल के एंड भी जाते तो इसलिए ये साइलेंट वाला सिनेरियो है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। रीजन तो नहीं बताई हुई आग कब लगी है। On Jacom October 2013, X Limited commenced drilling for oil in an undersea oil field. The extraction of oil causes damage to seabed, which has a restorative cost of 10,000 per million barrel of oil. Ignore discounting, discount ना करो। X Limited extracted 250 million barrel of oils till year end. X Limited is also required to dismantle the drilling equipment at end of 5 years. This has an estimated cost of 30 million on 30 September 18. X Limited's cost of capital is 8% per annum. Interest rate दो लाइबिलिटीज हैं हमारे ऊपर, एक देग रखने की वजह से और एक देख रखने के बाद खाना खाने की वजह से। जो देख रखने की वजह से लाइबिलिटी है वो तो है ही है, खाना खाने की वजह से जो लाइबिलिटी राइज होगी वो सिर्फ उतनी होगी जितने बंदों ने खाना खा लिया और प्लेटें फेंक दी हैं। और अगर बंदों ने खाना नहीं खाया और प्लेटें नहीं फेंकी तो उन प्लेटों को उठाने की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पैकेट में पैक पड़ी हैं। सिमिलरली इधर जरा पढ़ें,
दो लाइबिलिटीज हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज, ये पहला पास्ट इवेंट है। दूसरा पास्ट इवेंट, ड्रिलिंग इक्विपमेंट को डी इंस्टॉल करना है, तो पास्ट इवेंट क्या हुआ होगा? इंस्टॉल। पास्ट इवेंट क्या हुआ होगा? इंस्टॉल। तो अब ड्रिलिंग इक्विपमेंट को क्या करना है? डी इंस्टॉल करना है। कैलकुलेटर पे फिगर्स निकाल लें। पॉज करना, पॉज करना। ऑन यकम अक्टूबर 2013, X Limited commenced drilling for oil in an industry oil field. The extraction of oil causes damage to the seabed, which has a restorative cost of 10,000 per million barrel of oil extracted. S Limited extracted 250 million barrel of oils. अच्छा, अब आप मुझे बता दें, 1 मिलियन बैरल अगर मैं ऑयल निकालूं तो मेरा कितना खर्चा होगा? 10,000। लेकिन मैंने 250 मिलियन बैरल ऑयल निकाल चुका हूं, तो 250 ज़रब 10,000, 250 ज़रब 10, असल में ना 1 मिलियन बैरल, बहुत बड़े ट्रक होंगे ऑयल के, उसमें 1 मिलियन बैरल ऑयल आ जाता होगा। 1 मिलियन बैरल ऑयल निकालूं तो मजदूरों को 10,000 देने पड़ते हैं। मैंने सिर्फ 250 मिलियन बैरल ऑयल निकाला है, तो फिर मैं 250 ज़रब 10,000 कर देता हूं। जवाब क्या आ गया? ये मैं इस मद में लाइबल फील करूं, इग्नोर डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, और इसके बाद हमारे साल 10,000 मिलियन निकाला जा चुका था। X Limited is required to dismantle the drilling equipment at the end of its 5-year license. This has an estimated cost of 30 million on 30 सितंबर 2018। तो इसकी एस्टिमेटेड 30 सितंबर 2018 को ये आ रही है फ्यूचर वैल्यू। तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। हम कहां खड़े हैं? यकम अक्टूबर 13। यकम अक्टूबर 13 को आगे चलाएं, 30 सितंबर 14, 30 सितंबर 15, 30 सितंबर 16, 30 सितंबर 17, 30 सितंबर 18। कितने सालों बाद डिसमेंटल करना है? 5 सालों बाद। अब आप मुझे बता दें, एक तो लाइबिलिटी मेरी ये बन गई, दूसरी जो मेरी लाइबिलिटी बनेगी वो अमाउंट बताएं। 30 मिलियन इंटू 1 रेज टू पावर -5। लेकिन मेरे ख्याल से ये लाइबिलिटी तो मेरी बनेगी यकम अक्टूबर 13 को। मैंने इसको कितने साल पीछे बुलाया है? 5 साल पीछे बुलाया। क्या बनी लाइबिलिटी? 20.4। मुझे एसेट की कॉस्ट नहीं दी हुई, मुझे एसेट की कॉस्ट नहीं दी हुई, मुझे सिर्फ फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई? ये समझ लें, मैं प्रोविजन का आपके सामने वो जो बैलेंस बनाते नहीं होते थे इस तरह करके लंबा सा, ये वो बना रहा हूं। कितना आ गया? 20.4। डन। इसके बाद 30 मिलियन इंटू 1.08 रेज टू पावर -4। ये क्या तारीख है? यकम अक्टूबर 13। और ये क्या है? 30 सितंबर 14। क्या आ गया? 22.1। इसमें इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट बैलेंसिंग 22 इंटरेस्ट बैलेंसिंग 1.7। मुझे बता दें, मुझे लाइबिलिटी का बैलेंस किस दिन का मांग रहा है? अब मैं ये स्काई ब्लू वाला बैलेंस उठाऊं 22.1, या मैं यकम अक्टूबर 13 वाला उठाऊं? स्काई ब्लू वाला। इंटरेस्ट और ये सारा मैंने आपके समझने के लिए निकाला है, क्योंकि कोई बच्चा पेपर में किसी भी एंगल से चल रहा होता है, उसको पता होना चाहिए मैं खड़ा कहां हूं। अब 25 लाख में मैं पूरे डेटे में से सिर्फ एक चीज उठाने लगा हूं। डन। कौन सी लाइबिलिटी उठाऊं? क्लोजिंग लाइबिलिटी उठाऊं या ओपनिंग लाइबिलिटी उठाऊं? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के बता दें। क्लोजिंग लाइबिलिटी। टोटल, हाँ जी, 24,600,000। डन। तो ये मोहतरम लाइबिलिटी थी।
ये दोनों कैलकुलेशंस मैंने आपके समझने के लिए की हैं। अगर ये स्काई ब्लू वाली लाइन भी आप पेपर में कराएंगे तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। ये ना डिस्काउंटिंग का एक और तरीका होता है कि ₹1 को डिस्काउंट करो 5 साल पीछे तो 68 आ जाता है। तो ये एक फैक्टर होता है। तो ये इंशाल्लाह के ना किसी क्लास में याद करिएगा, आपको बता दूंगा। लेकिन हम कैलकुलेटर पे डिस्काउंटिंग कर लिया करेंगे, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। अल्फा लिमिटेड, चलें यार जल्दी है, बस मेन 2-3 सवाल थे मेरे ये वाले, बाकी बस कुछ भी नहीं है, ख़त्म करें इसको जल्दी। अल्फा लिमिटेड है ईयर एंड और 31 दिसंबर 2014 और 15 दिसंबर 2014 डायरेक्टर पब्लिकली अनाउंस, साल से पहले साल के बाद, साल से पहले पब्लिकली अनाउंस their decision to close an operating unit and make a number of employees redundant. Some of the employees currently working in the unit will be transferred to another operating unit within Alpha Limited. वही बात, कुछ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो रिडंडेंसी कॉस्ट की लायबिलिटी बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। अच्छा सबर सबर, रीलोकेशन टू न्यू लोकेशंस, रीट्रेनिंग नहीं बनाएंगे। अच्छा ये क्या है? लीज टर्मिनेशन कॉस्ट्स, लीज टर्मिनेशन कॉस्ट, एक्सलेंट। शायद इसको आप रीस्ट्रक्चरिंग की लायबिलिटी कहीं ना कहीं, बट ये लायबिलिटी जरूर है। लीज टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि हमने कोई लीज पे एसेट ले लिए हुए थे, किस डिपार्टमेंट के लिए? जो भी ऑपरेटिंग यूनिट हम क्लोज करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने कोई एसेट्स वगैरह लीज पे ले लिए हुए थे, लेकिन अब उनको टर्मिनेट कराना पड़ेगा। शायद ये लीज टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू हो, या शायद ये पेनल्टी हो जो दे के हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये भी इसी क्लोजर की वजह से है, ना कि फ्यूचर बिजनेस को हेल्प करे। तो ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज बनेगी और इसको भी लायबिलिटी में डालेंगे। तो टोटल लायबिलिटी कितने की बुक करेंगे? 1000 की। और अगर लीज टर्मिनेशन के अगेंस्ट कोई फायदा मिल सकता तो सवाल हमें बता देता कि हम लीज पे रख लेते हैं कहीं और, इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा सवाल ने नहीं बताया। इसका मतलब है ये भी देने ही देने हैं और कोई चारा नहीं। टाइटेनियम लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 30 सितंबर 17। TL is having a number of claims from its customers with regards to faulty products. वारंटी वाला कॉन्सेप्ट है, वारंटी वाला कॉन्सेप्ट है। The total amount being claimed is 35 लाख। लोगों ने मुंह खोल के 35 लाख मांगे हैं। TS lawyers say that customer have a good chance of having successful. Probable, possible. Customers have an 80% chance of being successful. जी बताएं, probable है उनका जीतना या हमारा? एक ही बात है, एक ही बात है, हमारे हारने का हाई चांस है। बताएं जी लायबिलिटी बुक करूं? जी बिल्कुल, 35 लाख पे लायबिलिटी बुक हो जाएगी। अब लॉयर ने कोई अंदाजा नहीं लगा के दिया, ओहो 35 लाख पे 80% ना लगा देना। माय डियर, ये तो केस हारने या जीतने वाली परसेंटेज है। मैं हार जाऊं बड़ा ज्यादा चांस है, और अगर हारूं तो 35 लाख दूंगा मैं। 35 लाख लिख लें। वो ना वो लफ्ज ऐसे लिखा होता है 80% ऑफ अमाउंट क्लेम्ड, कुछ ऐसे लिखा हो ना कि लॉयर कह रहे 80% उसमें से देने पड़ेंगे, वो फिर होता परसेंटेज लगाते हैं। आई विल लूज इज 80% मींस केस हारने का हाई चांस है। ड्यूरिंग द ईयर प्लैटिनम एक्वायर्ड एन आयरन और माइन एट 600। ये 600 तो कॉस्ट होगी ना इसकी। इन एडिशन व्हेन ऑल द ओर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड द कंपनी विल फेस एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर लैंडस्केपिंग द एरिया, खूबसूरत करना पड़ेगा, एंड हैव अ पीवी ऑफ 200। तो बस वो डीकमिशनिंग वाला जहन में ले आए, 600 जमा 200 800। ऑलरेडी पीवी है, ऑलरेडी पीवी है। तो एट विच अमाउंट द माइन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एसेट? 800 रुपया। डीकमिशनिंग का कॉन्सेप्ट जहन में ले आए। कैनन लिमिटेड इज बीइंग सूड बाय अ कस्टमर फॉर 2 मिलियन। कस्टमर ने मुंह खोल के कितना मांगा है? 20 लाख फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ कैंसल्ड ऑर्डर। CL has obtained a legal opinion that there is low chance that CL will lose the case. There is a low chance. Contingent liability. इसको डिस्क्लोज करते हैं या जनरल एंट्री करते हैं? Accordingly, CL has recorded a liability of 4 लाख। पेंडू इस 2 मिलियन पे 20% नहीं लगाते। लॉयर ने ये कहा है कि 2 मिलियन का 20% तूने देने।
ओ बोंगे, ये तेरे क्या कॉन्सेप्ट है? लॉयर ने कहा है कि तू केस हार जाएगा, इसका चांस 20% है। ये वो तो नहीं है कि इतना तूने पैसे देने हैं। पता है वो कैसे फिक्रा लिखा होगा? वो फिक्रा ऐसे लिखा होगा, CL has obtained a legal opinion and lawyer is saying there is high chance of payment, however the payment would be only 20% of 2 million। इस तरह का कोई फिक्रा है ना, तो फिर 2 पे 20% लगाना है। इसने तो बोंगी मारी है। तो 4 लाख पे प्रोविजन बुक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइबिलिटी क्या है? कॉन्टिंजेंट। केस हारने का चांस हाई है, लो है? लो है। अच्छा, इसे सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। ये 4 लाख की लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। द अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 1 लाख। यार एक बात याद रखिएगा, आप केस हारें या जीतें, लॉयर को पैसे देने ही देने हैं। और ये भी आपने अंदाज़ा लगा लिया है। बताएं, लॉयर को पैसे देने की लाइबिलिटी बुक करूं या ना करूं? मुझे पता है कि केस मैंने कोर्ट में लेके जाना ही है, इंशाल्लाह जीतूंगा, लेकिन ये लाख रुपए किसी से रिकवर नहीं हो सकते। सोच के बताएं, ये डूब गए हैं मेरे? नहीं डूबने, डूब जाएंगे। कब डूबेंगे? जब कभी लॉयर को दूंगा और देने तो पड़ने हैं, और किसी से रिकवर भी नहीं हो सकने। तो इसके लिए लाइबल फील करूं? बिल्कुल। एक सादा सी मिसाल दे रहा हूं। इस भाई ने मेरे खिलाफ आके केस कर दिया, भाईजान ये कोर्ट उतारे मेरा है। अब मेरे पास घर में इसकी रसीद पड़ी हुई है और सारा एविडेंस मौजूद है, और जिस दुकान से मैंने लिया था उस दुकानदार ने वीडियो भी बनाई हुई है। तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हूं कि आई विल विन द केस। लेकिन फिर भी भाई से जान छुड़ाने के लिए मैं अब खुद तो नहीं कोर्ट में जाऊंगा, मैं कहूंगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो जान छुड़ाने के लिए मैं किसी लॉयर को 2-3 हज़ार दूंगा और वो मैं किसी से रिकवर नहीं कर सकूंगा। सोचें, क्या इसके कहने से मैं लॉयर की तरफ तो अब लाइबल फील करूंगा ना? तो वो ये लाइबिलिटी मैं कह रहा था, ये बुक कर दें। समझ आ गई बात? व्हाट इज द पास्ट इवेंट? केस फाइल्ड बाय कस्टमर। ऐसा पास्ट पेपर में कभी टेस्ट नहीं हुआ ना, हमने क्लास में कभी किया। समझ रहे हैं बात? अगर कोई आपके खिलाफ केस कर दे तो किसको पैसे देने ही देने हैं? लॉयर को तो देने ही देने हैं ना। इन रिव्यू ऑफ इट्स प्रोविजंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, एंटिटीज असिस्टेंट अकाउंटेंट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। बोंगे ही मारी होंगी इसने, हो सकता है कोई सही बात भी की हो। ये पॉइंट 4 कहाँ से आ गया? ये किताब में से निकाल देना दानिश। अच्छा, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस 2 लाख प्रोविजन फॉर अनफोर्सिन लाइबिलिटीज अराइजिंग आफ्टर ईयर एंड। इधर देखें, अकाउंटेंट ने बताया क्या है? ईद की छुट्टियां करीब थी, तो अकाउंटेंट ना 2 लाख की एंट्री करके जा रहा था। बॉस ने पूछा क्यों करके जा रहे हो? सर देखें सर, कोई ना कोई लाइबिलिटी तो सर पे पड़ ही जाती है ना, पता नहीं सर क्या बने, अनफोर्सीन। सर देखें, कुछ ना कुछ तो होगा आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूं, हर दफा ही हो जाता है आपके साथ कुछ ना कुछ। पास्ट इवेंट कुछ भी नहीं, बोंगा पोंग नहीं, इसका नहीं एक्सपीरियंस कहना। अनफोर्सीन को पता ही नहीं लाइबिलिटी, दीवाना। अच्छा जी, यार कोई रिवर्सल ऑफ अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री बनाएं। रिवर्सल ऑफ अकमुलेटेड, मुझे तरह सोचने दें। रिवर्सल ऑफ अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये तो एक तरह की इनकम है ना, या फिर आप इसको खर्चे की रिवर्सल कह दें, जो मर्जी। ये एंट्री बन गई है, रिवर्सल ऑफ अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पार्शियल रिवर्सल यानी सारी को अकमुलेटेड नहीं, थोड़ी सी अकमुलेटेड उल्टाई हमने। ऑन एन आइटम ऑफ प्लांट बिकॉज द एस्टिमेट्स ऑफ इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3 years। प्लांट की लाइफ 3 साल बढ़ गई है, यानी हमने सोचा था 1 साल चलेगा, शायद 3 साल चलना है। हमने सोचा था 2 महीने चलेगा, शायद 3 साल चलना है और ज्यादा। तो आप मुझे बताएं, अगर कभी चलते चलते प्लांट की बढ़ जाती है लाइफ, तो फिर डेप्रिसिएशन तो होले होले रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना। सोच के बोला करें, डेप्रिसिएशन फिर होले होले रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना। कोई प्लांट है 30 रुपए का, आपने सोचा था 1 साल में खत्म हो जाएगा, आपने उसकी एंट्री कर भी दी, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ नहीं यार ये तो 3-4 साल साथ चलेगा, तो डेप्रिसिएशन आपको रिकॉर्ड की भी उल्टानी पड़ेगी। ये जो डेप्रिसिएशन उल्टाने हैं, इज इट ए प्रोविजन?
ये प्रोविजन है? इज इट ए प्रोविजन? विच ऑफ द अबव सजेस्टेड ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजन इज परमिटेड? ये प्रोविजन है ही नहीं, तो इसको प्रोविजन की ट्रीटमेंट कहां से करें इसकी? और एक बात याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन उल्टाई नहीं जाती। आप जो है वो क्या करते हैं, बस आज से ऑनवर्ड्स जो है वो डेप्रिसिएशन सही करके रिकॉर्ड करने लग जाते हैं रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। आप अकाउंटेंट कह रहे हैं मैं डेप्रिसिएशन उल्टा देता हूं, तो ठीक है, तुमने उल्टानी है उल्टाओ, P&L में खुशी रिकॉर्ड करके, वो तुम्हारी मर्जी है। हमें प्रोविजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोविजन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक सूरत में उल्टानी पड़ सकती है कि एक सूरत में नहीं, एक मिनट, एक सूरत में उल्टानी पड़ सकती है और उसमें शायद इट मेक सेंस एज वेल कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे पता था कि एक साल में एसेट खत्म हो जाना है, तो मैंने 30 रुपये डेप्रिशिएट कर दिया फुली। बाद में मुझे पता चला नहीं यार, ये एक साल तो नहीं, ये तो कितने साल चलेगा, 3 साल। तो मैं सोचूं यार फिर 30 को उल्टा के 10 पे ले आता हूं और बाकी 10 और 10 अगले साल रिकॉर्ड कर दूंगा। शायद इस तरह कोई सेंस बन जाती है बात की, लेकिन इट इज स्टिल नॉट अ प्रोविजन। प्रोविजन कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चीज की लाइफ बढ़ जाती है ना तो डेप्रिसिएशन गिर जाती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। तो अगर अकाउंटेंट ने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली होगी, सो उल्टाना है, बट इट इज नॉट अ प्रोविजन। प्रोवाइडिंग 1 million फॉर डेफर टैक्स एट 25% relating to rupees 4 million surplus during March, even though entity has no intention to sell the property in near future। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, एसेट फ्यूचर में बेचना नहीं बेचना ये बात भाड़ में जाए। मुझे बताएं, जिस वक्त सरप्लस आता था एसेट डेबिट होता था, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता था और DTL क्रेडिट होता था। और DTL क्रेडिट होता था 4 × 25% 1 से और सरप्लस इन OCI 3 से। जिस दिन हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, मैंने पहले दिन आपसे बात की थी, एसेट बढ़ा 4 पैसे, ओनर को खुशी हो, आपने कहा 4 पैसे, मैंने कहा सबर, हुकूमत का भी तो इसमें हिस्सा है। ये बात भूली तो नहीं हुई? एसेट बढ़ता था, सरप्लस भी बढ़ता था, DTL भी बढ़ता था। तो इसको ना वैसे प्रोविजन कहते नहीं है आमतौर पे। अब आ जाके यही ऑप्शन असल में बचती है, 1 वाली, 1 वो 3 ओनली, यही ऑप्शन बचती है। इसे प्रोविजन नहीं कहते। ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी एक प्रॉपर लाइबिलिटी है कि ये अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट, इस वजह से शायद इसे कह रहे हैं कि पता ही नहीं ये डेफर करके टैक्स कब देना है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी बेचेंगे तब डेफर करके टैक्स देंगे, फिलहाल हमारे बेचने का इरादा नहीं है। और आपको पता है टैक्स वाले इस को नहीं मानते, इस 4 की खुशी को खुशी नहीं मानते, लेकिन अकाउंटिंग वाले इसे खुशी मानते हैं, इसलिए अकाउंटिंग वाले डेफर करके लायबिलिटी बुक कर लेते हैं। तो ये क्यों अनसर्टेनिटी इसमें नजर आ रही है थोड़ी सी आपको? ये डेफर करके टैक्स कब देने, जब कभी बेचेंगे, और कब बेचने वो नहीं पता। इस वजह से शायद इसको फिर प्रोविजन कहा जा सकता है। MCQs में कोई तो टिक करना है ना, तो फिर 3 बनेगा इसमें, तो ये एंट्री नोट कर लें। वैसे ICAP के पास पेपर्स में कभी इसके लिए प्रोविजन का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, और प्रोविजन का लफ्ज़ अच्छा है भी नहीं इसके लिए। वैसे ये अलग IAS 12 का एक पूरा टॉपिक है। ओके, ये तो वही वाला जो है MCQ लेटेस्ट टाइम में आ गया था, ये दोनों 6 और 7 अभी जो नीचे किए थे पास पेपर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द ईयर एंड, याद रखिएगा ये चीज़ें आफ्टर द ईयर एंड हुई हैं, प्लीज़ ऊपर से मिला के पढ़ेंगे। इज एन एडजस्टिंग, साल के बाद फ्रॉड डिस्कवर हुआ जिससे पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी करके आए हम। साल के बाद प्लांट डिसकंटिन्यू करने का प्लान अनाउंस हुआ, नो ऑब्लिगेशन, नो, डू नॉट एडजस्ट। साल के बाद मेरा प्रोडक्शन प्लांट आग से जल गया आफ्टर ईयर एंड, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। साल के बाद मैंने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा लिया, मतलब कि अब वो करंट नहीं रहा, अब शायद 3-4 साल बाद मैंने वापस करना है, लेकिन साल के बाद किया है मैंने ये। बोले अच्छा, लोन रीस्ट्रक्चरिंग समझ आया क्या होती है? लोन रीस्ट्रक्चरिंग ये होती है कि लोन मैंने वापस करना था 2-3-4 महीने में या 2 साल में, अब मैं बैंक को कहता हूं नहीं यार 4-5 साल कर दो, 6-7 साल कर दो, लेकिन हुआ कब? और अगर साल से पहले हो जाता तो एडजस्टिंग, लेकिन क्या है अभी साल के बाद, तो क्या हो गया?
नॉन एडजस्टिंग। तो सिर्फ एक कौन सा बचा एडजस्टिंग? पहला। Which two of the following events which occur after the balance sheet date but before डायरेक्टर्स ने साइन किया है एज एडजस्टिंग? तो बैलेंस शीट के बाद हुए 31 दिसंबर और अगले साल 31 मार्च के दरमियान में कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जैसे एडजस्ट करेंगे? चेंज इन टैक्स रेट अनाउंस्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, नॉन एडजस्टिंग। आगे परेशान करने के लिखा है हमारे एक साल की करंट टैक्स लायबिलिटी को छेड़ेगा, बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि पता ही बाद में चला। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड विच हैड अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और फिर पता बाद में चला, ये एडजस्टिंग इवेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ अ प्लांट, विच ऑफ द इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट? आफ्टर बैलेंस शीट डेट डिटरमिन हुई सेल प्राइस, जो सेल कब हो चुका था? साल से पहले, तो इसे एडजस्टिंग। और जरा फ्रॉड वाला दोबारा पढ़ें। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट डिस्कवरी हुई और फ्रॉड कब हो चुका था? साल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट? फैक्ट्री में आग लगी है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये आसान है, आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं। 4 मैंने करवाने हैं, हाँ 4 करवाने हैं। वो डेटर वाली बात याद है? डेटर के ऊपर जो रेट था फॉरेन करेंसी वाला, तो डेटर के ऊपर 31 दिसंबर का रेट लगाना है या जिस दिन डायरेक्टर्स ऑथराइज कर रहे हो? 31 दिसंबर का रेट लगाना है, फॉरेन करेंसी वाला। IRL Limited deals extensively with foreign entities and its financial statement reflect these foreign currency transactions. After balance sheet date, SFP होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ओ नहीं डाला उसने बीच में। After statement of financial position date and before date of authorization by director, there were abnormal fluctuations in foreign currency. Foreign currency में बड़ी abnormal fluctuations आ रही थी। IL should adjust the foreign exchange year-end balance to reflect the abnormal adverse fluctuations in foreign exchange rate. It should adjust the foreign exchange year-end balance sheet to reflect all abnormal fluctuations in foreign exchange rate. Disclose it in the notes as financial statement. Ignore the post statement of financial position events. अंग्रेजियां इसने ना कुछ अजीब सी किताबों से उठाई हैं, आपसे 2 से 3 मिनट आपने देने हैं, अटेंटिवली आपको बात समझ आ जाएगी। पहली तो बात है, आप डिसीजन ले लें करना क्या है। 31 दिसंबर को डॉलर है 200 रुपए का और हमारे डेटर ने देने हैं $2, तो बता दें पाक रुपीज में कितना रिसीवेबल है? 400। ईयर एंड के बाद 2 किस्म की फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, 2 किस्म की फ्लक्चुएशंस होती हैं। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब है नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा। एबनॉर्मल में 2 ऑप्शंस हैं। साल के बाद डॉलर 250 पे पहुंचा हुआ है, एबनॉर्मल 200 से 250 पे, और साल के बाद 200 से 110 पे पहुंचा हुआ है, एबनॉर्मल। दोनों एबनॉर्मल है। ये एबनॉर्मल एडजस्टमेंट जो है पहले वाली, ये मेरे लिए एडवर्स नहीं है, मैं इसको देख के खुश होऊंगा, मैं इसको देख के खुश होऊंगा। क्यों? शुक्र है 200 के बजाय 250 मिलने हैं। ये एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन मेरे लिए एडवर्स है। ये दोनों क्या हैं? एबनॉर्मल। उसमें ये मेरे लिए फेवरेबल है और ये मेरे लिए एडवर्स है। अब ट्राई करते हैं सवाल दोबारा पढ़ने की। IRL Limited deals extensively with foreign currencies after balance sheet date and before, वो डायरेक्टर के साइन होने से पहले पहले ये कहानी हो गई। एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं करेंसी में। कहते हैं एडजस्ट कर दो फॉरेन एक्सचेंज ईयर एंड। पहली तो बात है यार, एडजस्ट करनी नहीं, अगली लाइन पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं।
हमने डिसाइड कर लिया ना एडजस्ट नहीं करनी, इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अगली लाइन पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं, पढ़नी है तो पढ़ लें फिर। हमारा डिसीजन है डू नॉट एडजस्ट, एडजस्ट कर दो फॉरेन एक्सचेंज ईयर एंड बैलेंसेस को टू रिफ्लेक्ट द एबनॉर्मल एडवर्स। कहते हैं सिर्फ एबनॉर्मल एडवर्स को अफेक्ट करो। ओ भाईजान एबनॉर्मल हो नॉर्मल हो दोनों को एडजस्ट नहीं करते, तू एबनॉर्मल एडवर्स और फेवरेबल कहानियां पता नहीं कहां से खोल के बैठ गया। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट भी होती ना, 200 रुपए वाला डॉलर 202 का हो जाता, तब भी मैंने लिफ्ट नहीं कराना था। तू तो एबनॉर्मल एडवर्स मुझे शिफ्ट करने को कह रहा है, एबनॉर्मल एडवर्स को मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराऊंगा। कहते हैं एबनॉर्मल एडवर्स को एडजस्ट कर दो, नहीं करूंगा मैं। एडजस्ट ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस, चाहे फेवरेबल है चाहे सारियों को एडजस्ट कर दो, एंड नॉट जस्ट नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल एंड नॉट जस्ट एबनॉर्मल मूवमेंट्स, बल्कि क्या करो एडजस्ट द फॉरेन एक्सचेंज ईयर टू रिफ्लेक्ट ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस। इसको ना थोड़ा सा फिक्रा बनाने में वैसे इसने बोंगी मार दी है। ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस एंड नॉट जस्ट एबनॉर्मल, इसको एबनॉर्मल की जगह ना ये नहीं एडवर्स लिखना चाहिए था, एंड नॉट जस्ट एडवर्स। फिक्रा बनाने वाले में उससे गलती होगी, एक ही बात बार बार करे तो फायदा क्या फिर। अच्छा बहरहाल यार सारी बातें छोड़ें, एडजस्ट करना है या नहीं करना बस मुझे ये बता दें। नहीं करना ना तो दोनों ऑप्शंस फारिग हो गई। पीछे क्या ऑप्शन बची, अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें, अगर मटेरियल नहीं है तो डिस्क्लोज ना करें। यार ये तो मैं तब लिखता जब मेरा कोई सवाल होता थ्योरी का, अब मैं फंस गया हूं। अगर इमटेरियल है तो मैं इग्नोर करूंगा, और अगर मटेरियल है मैं डिस्क्लोज करूंगा। आप कौन सी ऑप्शन टिक करके आएंगे अगर एक करनी हो तो? मेरे ख्याल से सी कर आए, क्योंकि वो सवाल कह रहे हैं ना काफी एबनॉर्मल टाइप फ्लक्चुएशंस हैं, तो मेरे ख्याल से शायद मटेरियल हो फिर आपके लिए, तो इस वजह से शायद आई के अपने सी टिक किया हुआ है। क्योंकि एमसीक्यूज में फिर हम जजमेंटल चीजें नहीं कर सकते, या ये वो जो अजीब सा हो जाएगा। तो एक छोटी सी इंडिकेशन भी थी शायद सवाल में कि बड़ी एबनॉर्मली चीजें बिहेव कर रही हैं, तो शायद आपके लिए वो फिर क्या हो, मटेरियल हो। तो इसलिए उनको क्या करते हैं, डिस्क्लोज द पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट। पोस्ट बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस शीट बनने के बाद ये इवेंट हुआ है, इसको डिस्क्लोज कर दो। तो वी विल डिस्क्लोज इट, क्योंकि ये बैलेंस शीट बनने के बाद हुआ है, इसलिए इसको डिस्क्लोज कर देंगे। ये वाला हो गया था, ये डिसीजन वाज मेड पब्लिक आफ्टर ईयर एंड, इसमें तो कुछ भी नहीं था। 30 सितंबर, साइनिंग ऑफ अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट इन सितंबर टू सप्लाई गुड्स इन फॉलोइंग ईयर। हमने वादा कर लिया कि सितंबर में वादा किया कि अगले साल हम चीज़ें बेचेंगे, और प्राइसिंग एरर की वजह से हमें पता चल गया कि लॉस आ गया है। प्रिंसिपल साहब से हम मिले हैं, ₹1,00,000 का हम उनसे पैसे लेंगे, और जब सफाई करके देंगे तो वो महंगी पड़ जाएगी, तो ये प्राइसिंग एरर हो गया है मेरे से, अब मैं क्या करूं, फंस गया हूं। अब मैं प्राइसिंग एरर हो गया मेरे से, मतलब कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी कॉस्ट कितनी है और सेल कितनी है, तो प्राइसिंग एरर हो गया। अब तो मैं अब जितना मर्जी उनके सामने रहूंगा, वो कहेंगे अगर एरर भी है तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए सोच लेना था पहले, तो तुम्हें हमें ये प्राइस चार्ज ही नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें सोच लेना चाहिए था। कॉलेज वाले आपसे 4,000 रुपया फीस पर सब्जेक्ट एग्री करके कहें यार हमसे प्राइसिंग एरर हो गया, क्या हमारा तो अंदाजा ही नहीं था इतने खर्चे हो जाने हमारे, हमने आपसे 4,000 फीस का, अब आप कहेंगे हमें क्या, आप लोगों ने जब एडमिशन के वक्त हमें बता दिया तो बात खत्म। तो कस्टमर तो आजकल नहीं लिफ्ट कराता फिर। तो इसको क्या करेंगे, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ पोटेंशियल लाइबिलिटी। जी बिल्कुल, ये लाइबिलिटी राइज हो सकती है, बिल्कुल है ये लाइबिलिटी। द कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, विच वॉज अप्रूव्ड बाय बोर्ड इन अगस्त बट हैज यट नॉट बीन इंप्लीमेंटेड एंड कम्युनिकेट नहीं हुई भाई, शुक्र है कम्युनिकेट नहीं हुई, नॉट एन ऑब्लिगेशन। एन अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी, वो जो भी पढ़ के आए हैं, इसको तो प्रोविजन बना लें, फिर अभी पढ़ के आए हैं, इसकी तो प्रोविजन बना लें। एन अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन गेन ऑफ सरप्लस, डेफर करके टैक्स देने, कोई मसला नहीं, आपने बेचना नहीं इसको, जब कभी बेचेंगे तब तो देंगे ना टैक्स, तो यू विल फील लायबल। द बैलेंस ऑन द वारंटी प्रोविजन विच रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स फॉर विच देयर आर नो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एंड हुज वारंटीज हैज एक्सपायर्ड बाय 30 सितंबर। ना किसी ने मांगा है वारंटी क्लेम, और अब सबके वारंटी क्लेम फारग हो चुके हैं। यानी सर ने कहा था बच्चों से 3 बजे तक मैं प्रिंसिपल रूम में बैठा हूं, किसी ने कोई सवाल पूछना तो आ जाए।
अब 3 बजे तक ना कोई आया और 3 भी बज गए, अब सर उठ के जा सकते हैं? अब सर उठ के जा सकते हैं? नहीं, ये ना कहिएगा जाएं, अब सर उठ के जा सकते हैं ना, अब जा सकते हैं। अब स्टूडेंट ये नहीं कह सकता मैं आया था और आप थे नहीं। गॉट द पॉइंट? तो ठीक है, वारंटीज खत्म होगी, बस फारग करें। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड लीगल ऑब्लिगेशन। यस, डिस्काउंटिंग मे बी यूज्ड व्हेन एस्टिमेटिंग द अमाउंट। वो जो उसमें डिस्काउंटिंग ही तो करते थे। A restructuring provision must include the estimated cost of retraining and relocation. Redundancy आती है, retraining and relocation नहीं आती। A restructuring provision may only be made when a company has a detailed plan and has communicated. ये बात सही है। 1, 2 और 4। एक कंपनी की पॉलिसी है क्लीन अप की, लेकिन वैसे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। पॉलिसी है हमारी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, अगर सवाल साइलेंट होगा तो एज्यूम करेंगे अगले के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड है। कंपनी ने लीज कर लिया ऑफिस बिल्डिंग, अब कंपनी इस नतीजे पे पहुंची है कि इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन फंस चुकी है कॉन्ट्रैक्ट करके। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट फंस चुकी है। अब क्या करते हैं? जान छुड़ाएं। जान कैसे छुड़ाएं? जान कैसे छुड़ाएं? इट इज टाइड इनटू अ लीज ऑफ फॉर अनदर ईयर। एक और साल लीज देने हैं पैसे अब आपने। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। A company is closing its division, बोर्ड ने प्लान बना लिया इन विच हैव बीन कम्युनिकेटेड टू कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज एज वेल, तभी प्रोविजन बुक करेंगे। और अ कंपनी हैज एक्वायर्ड अ मशीन विच रिक्वायर्स अ मेजर ओवरहॉल एवरी 3 years। एक मशीन है, हर 3 साल बाद खोल के बंद करनी पड़ती है। द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल 12 लाख है, 12 लाख की तकरीबन हो जाती है। इसके लिए लायबल फील करेंगे, और अगर रिपेयर करवा ली और पैसे नहीं दिए फिर लायबल फील करें। ठीक है यार, क्लोज कर दो।